इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 10th क्लास विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम इस अध्याय के पेज नंबर 124 के सभी प्रश्न समझ के साथ हम लोग करने वाले हैं। तो इस अध्याय पे जितने भी प्रश्न हैं वो सभी उत्सर्जन तंत्र से संबंधित हैं। तो चलिए आइए देखते हैं पादप में तथा जंतु में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, ये जीव अपने उत्सर्जी पदार्थ का त्याग कैसे करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं पेज नंबर 124 का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न कह रहा है वृकाणु अर्थात नेफ्रॉन की रचना तथा क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में आता है। और नेफ्रॉन अर्थात वृकाणु का ये जो डायग्राम है एनसीईआरटी बुक में दिया है या अदर बुक में भी है, तो ये 5 अंक का हमेशा ही आया करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग इसमें समझ बनाएंगे। जैसा कि यहाँ बगल के फिगर में आप देख रहे हैं कि नेफ्रॉन का एक एनसीईआरटी में जो डायग्राम है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, किंतु इसी को दिया जा रहा है। अब यहाँ समझने वाली बात ये है कि ये जो नेफ्रॉन का सबसे ऊपर का जो भाग है ये कपनुमा होता है, कपनुमा संरचना होता है। इस कपनुमा संरचना को बुमेन संपुट कहा जाता है और उसमें कुंडलित नलिका होती है, रुधिर वाहिका होती है, जिसका इंटर करने वाला व्यास अधिक और बाहर निकालने वाला व्यास कम होता है। इस संरचना को ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब यहाँ पर पहले इसका अनुप्रस्थ काट अधिक और बाद में कम होने के कारण जिस प्रकार हम कपड़ा निचोड़ते हैं तो उसी तरह से इसमें प्रेशर बनता है और महीन रंध्रों द्वारा निस्यंद निकलता है, अर्थात रक्त छना हुआ निकलता है। ये निस्यंद लगभग 180 लीटर प्रतिदिन होता है, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि सारे निस्यंद बाहर नहीं निकाले जाते हैं, उसमें से बहुत सारे निस्यंद में से जो बढ़िया पदार्थ होते हैं वो शरीर को सोखकर फिर वापस कर दिया जाता है। जो बुमेन संपुट से नली निकलती है ये कुंडलित, पहली जो कुंडली है इसे समीपस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। इसके बाद ये नली नीचे आकर एक लूप के आकार का बन जाती है, यू आकार का बनी हुई है, तो इसे हेनले का लूप कहा जाता है। इसके बाद यही लूप फिर आगे जाकर एक और कुंडलित बन रही है, यहाँ इसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। और इससे फिर जो नली निकलती है वो संग्राहक नलिका कही जाती है और इसे जैसा कि आप देख रहे हैं मुख्य संग्राहक मार्ग में जोड़ दिया जाता है और ये संग्राहक मार्ग मूत्राशय में जाके जुड़ता है। तो इस तरह से जो वर्ज्य पदार्थ हैं उसका निष्कासन होता है। यही उत्सर्जन तंत्र जंतुओं में, हम जैसे बहुकोशिकीय जीव में प्रायः होता है। अब ये जो कुंडलित नलिकाएं हैं, ऐसा नहीं है कि बुमेन संपुट में ग्लोमेरुलस के साथ जो छानने की क्रिया की जाती है सारे पदार्थ वर्ज्य होते हैं और निकल जाते हैं। इनमें कुछ ग्लूकोज होते हैं, जल होते हैं और भी बढ़िया पदार्थ होते हैं जिन्हें पुनः अवशोषित इन नलिकाओं में किया जाता है और शरीर को वापस भेज दिया जाता है आवश्यकता अनुसार। ये देखते हैं प्रश्न का उत्तर कैसे लिखें। ये जो वृकाणु है यहाँ एनसीईआरटी बुक से थोड़ा सा अलग फिगर है, क्योंकि उसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड ये कुंडली बनाया हुआ है कि आपको स्पष्ट समझ में ही नहीं आएगा। यहाँ कुंडली को खोलने का प्रयास किया गया है ताकि आपको बेहतर समझ में आए, बाकी सारा चीज़ वही है। अब यहाँ आप ये समझ लेंगे कि मानव में एक जोड़ी वृक होते हैं और प्रत्येक वृक में लगभग 1 मिलियन वृकाणु, अर्थात 1 मिलियन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर 10 लाख एक वृक में होते हैं वृकाणु। इस तरह से दोनों वृक मिलाकर 20 लाख वृकाणु होते हैं। ये ऐसा शोध में उल्लेखित है, एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो ये जो वृक है यहाँ पर ये बुमेन संपुट, जैसा कि यहाँ आप देख रहे हैं लिखा हुआ है, और ये जो धमनी है कुंडलित है, इसे अंदर जो रुधिर जाता है अभिवाही धमनी से और बाहर जो जाता है अपवाही धमनी से। ये दोनों के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में अंतर होता है, ये अधिक और ये कम होता है। अब यहाँ कपड़े के निचोड़ने जैसा यहाँ निस्यंद गिरता है, रुधिर छनता है यहाँ प्रेशर से, और इसमें कुंडलित नलिका में आता है। अब यहाँ पर क्या होता है
यहाँ जो कुंडलित नलिका है, ये कुंडलित नलिका अधिक निस्यंद जो छन के निकलता है उसका पुनः अवशोषण का कार्य भी कर, क्योंकि प्रायः वृक्क से प्रतिदिन 180 लीटर निस्यंद छनता है। तो 180 लीटर ही सभी मूत्र के रूप में बाहर नहीं निकलते हैं, इनका पुनः अवशोषण वृक्काणुओं द्वारा किया जाता है। यहाँ जो नलिका ये आती है, यहाँ यू आकार का एक डायग्राम बन जाता है जिसे हेनले का लूप कहा जाता है। फिर यही नलिका आगे बनती है, यहाँ भी कुंडलित तो होती है, चूंकि ये दूर होता है तो इसका नाम दूरस्थ कुंडलित नलिका है। ये जो नलिका है ये संग्राहक नलिका बोल सकते हैं इसको, और ये मुख्य संग्राहक मार्ग में आके, जिसे संग्राहक वाहिनी कहा जाता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब आइए दूसरा प्रश्न पादप से रिलेटेड है। प्रश्न है, उत्सर्जी पदार्थ से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं। काफी महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पादप में उत्सर्जन तंत्र और जंतु में उत्सर्जन तंत्र ये अलग अलग होते हैं। तो आइए आज समझ बनाते हैं, आज के बाद आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो पादप में जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो सबसे आप पहले समझ लें, पत्तियों के महीन रंध्रों से वाष्पोत्सर्जन अर्थात भाप बनकर निकाल दिए जाते हैं, या पत्तियों का त्याग कर। देखते होंगे आप कि कुछ समय बाद पत्तियां जो होती हैं पीली पड़ जाती हैं और वो टूटकर स्वयं ही गिर जाती हैं। तो उन पत्तियों में वैसे पदार्थ भर दिए जाते हैं पौधों द्वारा जो उसके लिए अब उपयोगी नहीं है, तो पत्तियां तोड़कर उसे अलग कर दिया जाता है। एक और विधि है फलों को त्याग कर। अब देखिए, फल हमारे लिए तो पौष्टिक है, किंतु पौधे के लिए वर्ज्य पदार्थ उसमें डाल दिया जाता है, और समयांतराल में वो जो फल होते हैं पक जाते हैं और वो स्वतः ही उसके तने से अलग हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पौधों का वर्ज्य पदार्थ होता है, उनके लिए वो किसी काम का नहीं होता है। तो इस तरह से फल का त्याग कर। अब देखिए, आप देखे होंगे कि पेड़ की जो मोटी टहनियाँ हैं, जितनी ही बड़ा पेड़ होता जाएगा उससे छाल अपने आप छूटकर नीचे गिरता है। तो इसमें भी वैसे पदार्थ होते हैं जो पौधों के लिए आवश्यक नहीं है। इसमें अधिकांश मृत कोशिकाएं भी होती है, तो ये छाल में भर भर के उसका त्याग कर दिया जाता है। कुछ होता है गोंद, कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनसे स्वतः ही गोंद निकलता है। तो वो गोंद निकलने का कारण होता है कि पौधों के लिए वो वर्ज्य पदार्थ है, पौधे उसका त्याग करते हैं, हमारे लिए वो लाभदायक सिद्ध हो जाता है। तो इस तरह से पौधे भी अपना वर्ज्य पदार्थ निकाला करते हैं, जिस तरह से जंतु वर्ज्य पदार्थ शरीर से बाहर निकालते हैं। तो ये इसकी कुछ समझ है। अब आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे दूसरा प्रश्न। तो लिखेंगे, उत्सर्जी पदार्थों से छुटकारा पाने के लिए पादप निम्नलिखित विधियों का प्रयोग करते हैं। पहली विधि, वाष्पोत्सर्जन द्वारा। पत्तियों द्वारा शेष बचे हुए जल का उत्सर्जन किया जाता है पत्तियों के महीन रंध्रों से। दूसरा है, पत्तियों का त्याग कर। पादप पत्तियों में कुछ उत्सर्जी पदार्थ पहुंचाकर उनका त्याग कर देते हैं गोंद के रूप में। पादप में कुछ बेकार पदार्थ होते हैं जो गोंद के रूप में बाहर निकाल दिए जाते हैं। अगला चौथा पॉइंट है, छाल का त्याग कर। पादप में कुछ वर्ज्य पदार्थ छालों में पहुंचकर उसका त्याग कर देते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं। पांचवा बिंदु है, फल के रूप में। पादप फलों में कुछ ऐसा पदार्थ पहुंचाते हैं जो उनके लिए उपयोगी नहीं होता है और कुछ समय बाद फल का स्वयं त्याग कर देते हैं। तो इस तरह से पॉइंट बना के आप, जिस तरह से मैंने दिखाया है, आप अपने शब्दों में, मैं आप ही के शब्दों में ये उत्तर लिखा हूँ। एग्जाम में यदि आप ऐसे लिखते हैं तो आपको पूरा में पूरा मार्क्स मिलेंगे। तो ये हो गया दूसरा का कंप्लीट आंसर। अब चलिए तीसरे प्रश्न का उत्तर पहले समझते हैं, फिर कैसे लिखेंगे ये देखते हैं। वृक्काणु से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर जो वर्ज्य पदार्थ निस्यंद के रूप में छाने जाते हैं उसमें से कुछ पदार्थ अवशोषित कर लिए जाते हैं कुंडलित नलिकाओं द्वारा। तो जो बचे हुए निस्यंद बचते हैं वही संग्राहक नलिका में डाले जाते हैं, जिसे हम मूत्र का नाम देते हैं। स्पष्ट है कि जितने पदार्थ वृक्काणु द्वारा छाने जाते हैं वो सभी पदार्थ मूत्र नहीं बनते हैं। ये इस पे आवश्यक होता है कि शरीर में कितनी मात्रा में जल चाहिए और कितने जल का त्याग करना है। यदि शरीर में जल की कमी है तो उसका पुनः अवशोषण होता है और शरीर के विभिन्न भागों तक
रुधिर के माध्यम से पहुंचाया जाता है। अगर शरीर में जल प्रचुर मात्रा में है तो उस स्थिति में मूत्र की मात्रा भी अधिक होगी, क्योंकि उसे त्याग कर दिया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। यहां लिखेंगे मूत्र बनने की मात्रा का नियमन हमारे अंदर जल की मात्रा पर निर्भर करता है, तथा यह इस पर भी निर्भर करता है कि हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ कितने हैं। यदि वर्ज्य पदार्थ की मात्रा अधिक होगी तो ऐसी स्थिति में अधिक मूत्र का निर्माण होगा। ये कंप्लीट आंसर है, इतना लिखेंगे। अब देखिए एक पॉइंट और है, अगर शरीर में अधिक वर्ज्य पदार्थ अर्थात एमिनो अम्ल, यूरिया, ग्लूकोज ये सब अधिक हैं तो समझिए कि आपको अधिक जल की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसा नहीं हो तो मूत्र अधिक सांद्र होगा जो हानिकारक होगा। तो शरीर स्वयं ही इस तरह की संरचना है कि उस स्थिति में ज़्यादा जल चाहिए उस सांद्र को तनु करने में, और उस स्थिति में मूत्र की मात्रा भी अधिक होगी। तो इस तरह से इस पेज के सभी प्रश्न समाप्त हुए। अब हम लोग अगले वीडियो में पेज नंबर 125 अर्थात अभ्यास, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके सभी प्रश्नों को समझ के साथ करेंगे। धन्यवाद।